हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए होती हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सॉलिड चैप्टर होगा और लेक्चर नंबर 1 सॉलिड का डिस्कस करना है। बड़ा इजी चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी से कवर हो जाएगा। आप लोगों को बस थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाए रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में 3D स्ट्रक्चर्स जब आएंगी तो वहाँ थोड़ी सी इमेजिनेशन सिचुएशन क्रिएट होगी। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करके चलें तो ईजिली वो भी पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड यानी हमारा सबसे चैप्टर का नेम है सॉलिड। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं। तो हम लोगों को पता है कि एनी सब्सटेंस विच आर हैविंग फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, हर वो सब्सटेंस जिसका फिक्स शेप, फिक्स साइज और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है वो क्या कहलाता है? वो सॉलिड कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड आर हैविंग फिक्स्ड शेप, सॉलिड्स आर हैविंग फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड आर दो सब्सटेंसेज विच आर हैविंग फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। हर वो चीज़ जिसका शेप फिक्स होती है, साइज़ फिक्स होता है और वॉल्यूम फिक्स होता है, वो सॉलिड्स कहलाते हैं। इसके अलावा सॉलिड्स की क्या होता है? तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में हम कहते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल। दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि सॉलिड्स जनरली कंप्रेस नहीं होते हैं। दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल के बाद अगर हम बात कहें तो दे आर रिजिड, ये हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, रिजिड एंड टफ, ठीक है। और थर्ड अगर हम बात करें, दे आर हैविंग हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है। अब इनकी डेंसिटी हाई किससे होती है? तो जनरली इनकी डेंसिटी हाई होती है लिक्विड से और गैसेस से। अगली अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। दे आर हैविंग लो डिफ्यूजन टेंडेंसी, यानी डिफ्यूज होने की टेंडेंसी, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में इजीली मिल जाने की टेंडेंसी इनकी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो जब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी मटेरियल फॉलो करता है उसको सॉलिड कहा जाता है। तो हालांकि ये चीज़ें हम लोगों ने 9th में डिस्कस करी थी, क्योंकि चैप्टर है तो इसका रिव्यू आपको देना था, तो इसलिए सॉलिड्स हो गया। अब जनरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अब हमारे सिलेबस में का पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब जो टाइप्स ऑफ सॉलिड होगा, यानी ये जो सॉलिड का हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, ये किस बेस पर करने जा रहे हैं? तो हम करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यानी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है उसके बेस पे हम सॉलिड को क्लासिफाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट के बेस पे हम सॉलिड को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, और बच्चों सेकंड पार्ट जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो होगा अमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है वो यही वाला पार्ट पढ़ना है। अमॉर्फस सॉलिड को थोड़ा कम डिस्कशन करना है। चलिए पहले हम इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं और इन दोनों का कंसेप्ट समझते हैं कि ये होते क्या है। तो इन दोनों को डिफरेंस को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्मूला होता है, जो ब्लैक बोर्ड वाली चौक होती है ना, उसका फॉर्मूला, उसको जो जिस मटेरियल से बनी होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। और जो हमारा मार्बल होता है, जो हमारे घरों में वाइट कलर का मार्बल डलता है, वो भी किसका बना होता है? वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब आप कहेंगे सर दोनों कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ तो दोनों की अलग है। चौक से हम बोर्ड पर लिख सकते हैं, लेकिन मार्बल से तो हम नहीं लिख सकते। मार्बल इतना स्ट्रांग होता है कि हम उस पर चल सकते हैं, चौक इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि हम उस पर नहीं चल सकते हैं। और जबकि दोनों एक ही मटेरियल की बनी हुई हैं, तो ऐसा क्या है कि ये दोनों अलग अलग हैं? तो दोनों अलग अलग हैं, उसका रीज़न है उनका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर जब CaCO3 मार्बल की तरह रोल प्ले करता है तो वो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा होता है? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को फॉलो कर रहा होता है। और जब CaCO3 चौक की तरह रोल प्ले कर रहा होता है तो वो किस कंडीशन को फॉलो करता है? वो अमॉर्फस सॉलिड वाली सिचुएशन को फॉलो कर रहा होता है। मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर रेगुलर। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जहां पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है? रेगुलर। जैसे अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा, और कैल्शियम के मॉलिक्यूल को मैं
एटम को ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ और कार्बोनेट को सपोज करते मैं इन ब्लैक डॉट से कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। अब ये क्या अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं, तो मैं एक रेगुलर अरेंजमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब है कि एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। एक पैटर्न क्या है वो, यहाँ पर एक कैल्शियम एक कार्बोनेट, एक कैल्शियम एक कार्बोनेट, एक कैल्शियम एक कार्बोनेट, एक कैल्शियम एक कार्बोनेट। तो ये क्या है, ये एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। जब ये एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में है। और ऐसा नहीं कि इतने पार्ट में, पूरे सॉलिड में यही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। जब एक ही पैटर्न पूरे सॉलिड में फॉलो होता है पार्टिकल्स का, तो वो क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस में अब आप समझ गए होंगे, पार्टिकल्स तो वही हैं लेकिन रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में यही पैटर्न हो कि एक कैल्शियम एक कार्बोनेट, एक कैल्शियम एक कार्बोनेट, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हो, दो कैल्शियम दो कार्बोनेट, उसके बाद हो सकता है कि तीन कैल्शियम एक कार्बोनेट, ठीक है, तीन कार्बोनेट एक कैल्शियम, फिर दो कार्बोनेट एक कैल्शियम दो कैल्शियम। इस तरीके से अरेंजमेंट इर्रेगुलर वे में है। हो सकता है एक शॉर्ट रेंज को फॉलो कर रहा हो लेकिन उसके बाद वो आगे रेंज में देखे तो सब डिसबैलेंस है। तो जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इर्रेगुलर होता है तो वो अमॉर्फस सॉलिड होता है, और जब उन्हीं पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर फॉर्म में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। दो सॉलिड विच आर हैविंग रेगुलर पैटर्न ऑफ द पार्टिकल्स दैट इज नोन एज crystalline solid, those solid which follow irregular pattern of the particles that are known as amorphous solid। जो कि irregular अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं वो amorphous solid कहलाते हैं। अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल तो NaCl, KCl, KBr, इस तरीके के एग्जांपल किसके होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। वहीं amorphous सॉलिड्स के एग्जांपल की बात करूँ तो ग्लास, ठीक है, रबर, प्लास्टिक, ठीक है, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, कोई भी पॉलीमर, ठीक है, और क्वार्ट्ज, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये जनरली अमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और प्रॉपर्टीज़ भी यहीं डिस्कस हो जाएंगी और डिफरेंस भी यहीं डिस्कस हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हम कहेंगे दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ क्या होगा, एंड फिक्स्ड, ऐसे कहेंगे दे आर हैविंग हाई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और फिक्स्ड होता है। यहाँ क्या कहेंगे, दे आर हैविंग वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, ये वाइड रेंज को फॉलो कर रहा है, ये फिक्स्ड रेंज को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि क्रिस्टलाइन, सपोज करते हैं इस क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है। अगर इस क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है तो 120 डिग्री सेल्सियस आने पर ये मॉलिक्यूल पूरा मेल्ट हो चुका होगा। यहाँ ये वाइड रेंज को फॉलो करते हैं। वाइड रेंज का मतलब है कि जब 120 डिग्री सेल्सियस आएगा तो ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होते होते हो सकता है ये 130, 140 या 150 पर कंप्लीट हो। तो यानी ये एक लंबे ऑर्डर को फॉलो करता है, एक गैप को फॉलो करता है टेम्परेचर के। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ये वाइड रेंज मेल्टिंग पॉइंट को फॉलो करता है और ये फिक्स्ड रेंज मेल्टिंग पॉइंट को फॉलो करता है। उसके बाद अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। अब एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है बच्चों, एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जब किसी सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम अलग अलग डायरेक्शन में मेज़र करें और अलग अलग डायरेक्शन में मेज़र करने पर हमारा रिजल्ट भी अलग अलग आए, तो इसका मतलब वो कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एनाइसोट्रॉपिक। और अगर हम किसी सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग डायरेक्शन में मेज़र करें और हमारा रिजल्ट अलग अलग डायरेक्शन में भी सेम आए, तो इसका मतलब है वो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वो आइसोट्रॉपिक को फॉलो कर रहा है।
ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं किसी सॉलिड की, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हमारा स्ट्रेन है, ठीक है, स्ट्रेस है, वो क्या होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब आप एक बात समझो कि ये तो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैंने क्या किया, मैंने इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहा हूँ। आप खुद बताओ, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने इस डायरेक्शन में मेज़र किया, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने इस डायरेक्शन में मेज़र किया, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने इस डायरेक्शन में मेज़र किया। तो आप मुझे बताएं क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आएगी? सोचिए, बिल्कुल नहीं आएगी। रीज़न देखिए, जब हम इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स कौन कौन से कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन, और यहाँ कोई रिजल्ट मिल रहा है एक्स, ठीक है। लेकिन जब हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एनायन तो आ ही नहीं रहा कॉन्टैक्ट में, सारे क्या हैं, या अगर मैं इसे एनायन या इसे कहूँ ये एनायन है, कैटायन तो कैटायन आ ही नहीं रहा, ये भी एनायन, ये भी एनायन, ये भी एनायन, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ एनायन नहीं आ रहा, यहाँ सारे के सारे कैटायन आ रहे हैं, तो यहाँ कुछ और आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, एक ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जब डिफरेंट डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी डिफरेंट आ रही है। तो इस प्रॉपर्टी को ऐसा, जब डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी डिफरेंट आती है तो वो क्या प्रॉपर्टी कहलाती है, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक नेचर में। वहीं पर एमॉर्फस के अंदर इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, और हम किसी भी डायरेक्शन में मेज़र करें प्रॉपर्टीज़ क्या आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम आती हैं, और जब प्रॉपर्टीज़ सेम आती हैं तो वो क्या कहलाता है, आइसोट्रॉपिक नेचर कहलाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। क्रिस्टलाइन में और एमॉर्फस में सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक डिफरेंस ये ही होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट को फॉलो करते हैं, ये वाइड रेंज को फॉलो करते हैं, ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर को फॉलो करते हैं, ये आइसोट्रॉपिक नेचर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद तो ये हो गया इसका डिफरेंस। तो आपको होप ये डिफरेंस समझ में आया होगा। इससे आगे अगर हम बात करें तो अब हम पहला डिफरेंस को डिस्कस करने के बाद हम आगे पहुंचते हैं। आगे पहला हमने देखो, आप लोग देख रहे हो, तो हम डिफरेंस किस बेस पर करा था, हमने पहला डिफरेंस किया था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे दो तरीके का हमारे पास सॉलिड आए थे, एक क्रिस्टलाइन और दूसरे एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन को मैंने आपको बता दिया, एमॉर्फस को भी मैंने आपको बता दिया। चलिए क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को थोड़ा सा और बता देते हैं। क्रिस्टलाइन का एक और नाम होता है, दैट इज ट्रू सॉलिड, इसको हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, और एमॉर्फस को हम जनरली एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज स्यूडो सॉलिड, इसको हम स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। और क्रिस्टलाइन के लिए, अगर मैं एमॉर्फस के लिए एक और प्रॉपर्टी बताऊं तो ये क्या होते हैं, ये एक टाइप के सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। अब ये सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है, तो सुपर कूल्ड लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ग्लास। अब ये जो ग्लास होते हैं जब बनाए जाते हैं तो जनरली ग्लास का फॉर्मेशन सोडियम, फॉस्फोरस, सिलिका और सिलिकॉन्स के सिलिकेट से मिलकर बनता है। इनके मिक्सचर को मेल्ट कराया जाता है, मेल्ट कराने के बाद उनको कूलिंग की जाती है, और कूलिंग करने पर जब कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ग्लास मिल जाता है। अब इस ग्लास का नेचर क्या होता है कि अगर इस ग्लास को हम कहीं ऐसी जगह प्लेस कर दें जहाँ पर रेगुलर धूप पड़ती हो, तो हम 2 साल 3 साल बाद क्या देखेंगे कि ग्लास ऊपर से, कांच का जो हम रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है, ग्लास ऊपर से जो होगा, ऊपर से वो क्या होगा, थिन हो जाएगा, और नीचे बॉटम से हल्का सा थिक हो जाएगा, ऊपर के कंपैरिजन में नीचे वाला पार्ट थिक हो जाएगा। मीन्स ये क्या हुआ कि उस पर रेगुलर जब हीट पड़ी तो वो धीरे 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 मेल्ट होकर नीचे की ओर आने लगा, और इसी प्रॉपर्टी को ग्लास की क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। और सुपर कूल्ड लिक्विड प्रॉपर्टी कौन शो करता है, अमॉर्फस सॉलिड, और अमॉर्फस सॉलिड में कौन, ग्लास। तो ये इसका एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन आता है कि एंशिएंट बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग्स में लगा हुआ कांच बॉटम से थिकर होता है और ऊपर पार्ट से थिन होता है, रीजन, तो उसका सुपर कूलिंग उसका नेचर होता है, और वो किस तरीके का होता है, तो एमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आता है। चलिए, ये तो था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब अगला क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन सॉलिड का अगर हम अगला क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। बाइंडिंग फोर्स इज बिटवीन द
पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बीच में किस तरीके की बाइंडिंग फोर्सेस हैं उसके बेस पर हम सॉलिड को कितने तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो उसके बेस पर हम सॉलिड को 4 फर्दर टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहले हम करते हैं आयनिक सॉलिड, फिर दूसरा टाइप हो जाता है हमारे पास कोवलेंट सॉलिड, और इस कोवलेंट सॉलिड को बच्चों हम एक और नाम दे देते हैं एटॉमिक सॉलिड, और एटॉमिक सॉलिड की जगह हम एक और नाम दे सकते हैं, वो होता है नेटवर्क सॉलिड। तो तीनों नामों से जाना जाता है ये। और उसके बाद थर्ड होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, और फोर्थ अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो फोर्थ हम कौन सा लिख सकते हैं, फोर्थ लिख सकते हैं मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। तो इस तरीके से हम अगला क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और सॉलिड्स को 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। अब आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड्स आर दो सॉलिड विच आर मेड अप ऑफ कैटायंस और एनायंस। जो कैटायन और एनायन से मिलकर बनते हैं वो आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है, किससे मिलकर बनते हैं? ऑपोजिट चार्ज से, ऑपोजिट चार्ज वाले मॉलिक्यूल से, ऑपोजिट चार्ज मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो NaCl, NaBr, KCl, इस तरीके का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, चलो पहले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक सॉलिड यानी जो ऑपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, आयनिक सॉलिड। दूसरी बात, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीज़न क्या है? तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और अगर अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो ये आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो ये कब कराते हैं? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मेल्टेड और एक्वस स्टेट, यानी अगर इन सॉलिड्स को पानी में घोल दिया जाए या पिघला दिया जाए, मेल्ट करा दिया जाए, तो इनमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। और अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ राइट वन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ये क्या है? ये प्रॉपर्टी बिल्कुल यूनिक है आयनिक सॉलिड की, कि आयनिक सॉलिड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं, एक्वस और मोल्टेड स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ऑपोजिट चार्ज से बनता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कराते हैं। किस कंडीशन में? सॉलिड स्टेट में, एक्वस में और मोल्टेड स्टेट में कंडक्ट कराते हैं। तो अब बारी आती है कोवलेंट सॉलिड्स की। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज मैं रब कर रहा हूं। रब करें तो रब करने के बाद अगर मैं इसको देखूं तो हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले को, और वो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा कोवलेंट सॉलिड। अब जब हम कोवलेंट सॉलिड को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, तो कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ 2 नॉन मेटल्स, नॉन मेटेलिक बॉन्डिंग, नॉन मेटेलिक बॉन्डिंग से ये बनते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? तो डायमंड, ग्रेफाइट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब आप देखिए डायमंड में हमने 10th में पढ़ा था कि एक कार्बन अगले 4 कार्बन से, और अगला कार्बन अगले कार्बन से, और अगला कार्बन अगले कार्बन से ऐसे जुड़ा होता है, और पूरा एक नेटवर्क बन के आता है। इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? नेटवर्क सॉलिड। और एटॉमिक सॉलिड क्यों? क्योंकि एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इसे एटॉमिक सॉलिड भी बोला जाता है। इसकी अगली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो अगली प्रॉपर्टी इसकी होती है कि ये भी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, लेकिन अगर कंपेयर करें किससे? आयनिक सॉलिड से, तो कम होता है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं। एक्सेप्शनल, यानी ग्रेफाइट तो एक्सेप्शनल है, वो एक अलग बात है, अदरवाइज ये कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो ये हो गई कोवलेंट सॉलिड की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बारी आती है मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं जो वीक वंडरवॉल, दोज आर मेड अप ऑफ वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वीक वंडरवॉल फोर्सेस से मिलकर बने होते हैं। वीक वंडरवॉल फोर्सेस से मिलकर कैसे बने होते हैं? जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा CO2, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 तो गैस होती है लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। और आपने सुना होगा कि अगर सॉलिड CO2 को खुले में फ्रीजर से निकाल कर ऐसे रख दिया जाए तो वो तुरंत गैस बन जाती है।
ऐसा क्यों? क्योंकि एक CO2 के मॉलिक्यूल में और दूसरे CO2 के मॉलिक्यूल में क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेचर में रखे जाते हैं और उन्हें एनवायरमेंट के हीट मिलती है, तुरंत वो वीक फोर्स बॉन्ड टूट जाते हैं और CO2 अलग हो जाती है और गैसियस फॉर्म में आ जाती है, सॉलिड से वापस गैसियस में आ जाती है। और ये जो अट्रैक्शन होता है ये जो सॉलिड CO2 होता है ये दूसरे मॉलिक्यूल को डायपोल इंट्रैक्शन करता है, तो ये डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और ये बॉन्ड जो बनते हैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल क्या है, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड SO2। कई बार ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस फॉर्म में हो सकता है, H बॉन्डिंग की फॉर्म में हो सकता है। अब ये H बॉन्डिंग की फॉर्म में कब होता है, तो ये H बॉन्डिंग की फॉर्म में कहाँ हो सकता है, तो ये H बॉन्डिंग की फॉर्म में हो सकता है वाटर में। जब पानी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग करता है तो वो क्या बन जाता है, आइस, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग आइस बन जाता है। लेकिन उस आइस को हम जैसे ही फ्रीजर से निकाल कर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं, थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाती है, क्योंकि एनवायरमेंट की हीट जैसे ही इस H बॉन्ड पर पड़ती है ये वीक बॉन्ड टूट जाता है और आइस वापस वाटर बन जाती है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल सॉलिड CO2 हो सकता है, सॉलिड H2 यानी आइस हो सकती है इसका एग्जांपल, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को जनरली हम पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स में भी डिफाइन करते हैं, उसकी हमें नीड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगला जो आता है हमारे पास वो कौन सा होता है, तो लास्ट हमारा पार्ट आता है बच्चों मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड तो आप सब जानते हैं, मेटल्स तो आपने देखी हैं, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, ये सब क्या है, मेटेलिक सॉलिड। अब इन मेटेलिक सॉलिड में ऐसा क्या होता है कि ये सॉलिड होते हैं, तो इसका भी देख लेते हैं। अगर हम सपोज करते हैं एक आयरन की रोड ले, ये आयरन की रोड है और इस आयरन की रोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, आयरन के पार्टिकल्स, क्योंकि मेटल के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, तो बड़ी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Fe इस फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर इस रॉड के अंदर सारे Fe+ हैं तो सेम चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करता है, तो वो तो सॉलिड नहीं होने चाहिए, वो तो भाग जाएं, गैस बन जाएंगे। तो लेकिन ये फिर भी सॉलिड होता है, तो ऐसा क्यों? इसलिए कि ये जो Fe है इसके अंदर जो Fe आयरन था, आयरन आयंस जो बने हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं बाहर नहीं गए हैं, वो गैसियस फॉर्म में यहीं पर मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सॉलिड बना हुआ है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर स्ट्रॉन्ग, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब मैलिएबल, आप लोगों ने पढ़ा है ये क्या होते हैं, मैलिएबल, यानी चोट मारने पर टुकड़ों में नहीं टूटते हैं बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से नहीं टूटते हैं। अब आप खुद देखो, जैसे ही आप इसको हीट करोगे, जैसे ही आपने हीट करा, जो यहाँ गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी जगह छोड़कर मूव हो गए, साइड में चले गए, और वो टूटा नहीं, वो पिचक गया। जैसे आप बलून को अगर आप थोड़ा सा दबाते हो तो बलून फूटता नहीं है, वो गैस क्या होती है, अपनी जगह छोड़कर इधर उधर मूव हो जाती है और वो दब जाता है। सेम कंसेप्ट यहाँ है कि जब हम लोहे पर या किसी चीज़ पर चोट मारते हैं वो टूटती नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स की वजह से नहीं टूटती है। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, तो यहाँ पर तो भैया इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए पूरी परमिशन है, यानी इनकी तो चैन खोल रखी है और तुरंत भाग लेते हैं, जैसे इनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और तुरंत भाग लेते हैं। और हमने पता है कि इलेक्ट्रिसिटी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी सॉलिड में से उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, तो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, दैट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम या फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। तो ये मेटेलिक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इस तरीके से हमने सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लिया, यानी सॉलिड्स का पहला क्लासिफिकेशन करा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन वो होते हैं जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, एमॉर्फस वो होते हैं जब पार्टिकल का अरेंजमेंट इर्रेगुलर होता है। क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड और हाई होता है, जबकि एमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन के फॉर्म में कम होता है और वाइड रेंज होता है। वाइड रेंज का मतलब एक लॉन्ग पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ ये लॉन्ग पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं अरेंजमेंट की फॉर्म में, ये अरेंजमेंट की फॉर्म में लॉन्ग पैटर्न को फॉलो करते हैं। और क्रिस्टलाइन NaCl, KCl, Na2SO4 सब किसके एग्जाम्पल हैं, क्रिस्टलाइन के। अमॉर्फस का एग्जाम्पल ग्लास हो सकता है, सिलिका हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक्स हो सकती हैं, कोई भी पॉलीमर हो सकता है, ये अमॉर्फस का एग्जाम्पल होता है। अमॉर्फस को सूडो सॉलिड बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, तो इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये एनआइसोट्रॉपिक
प्रॉपर्टी दिखाता है। एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आती है तो वो एनाइसोट्रॉपिक होता है नेचर में, और जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में सेम आती है वो आइसोट्रॉपिक होता है। तो एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं और क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ये सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, यानी हीट के साथ ग्लास में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से ये सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहलाते हैं। और ये इसीलिए क्वेश्चन आता है कि जो हमारे ग्लास का बॉटम होता है वो थिकर होता है एज कंपेयर टू अपर, तो उसका रीजन है सुपर कूल्ड लिक्विड टेंडेंसी की वजह से नीचे कांच थोड़ा सा मोटा हो जाता है, आकर इकट्ठा हो जाता है और ऊपर पतला होता है। वो भी ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, स्लो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये काम होता है। ये अरेंजमेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन था। फिर बाइंडिंग फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे हमने देखा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे हमने क्या देखा कि ये 4 तरीके से डिवाइड हुआ, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन के थ्रू बनने वाला सॉलिड आयनिक सॉलिड, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं, मोल्टेड और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, तो यहाँ पर नेटवर्क सॉलिड और क्यों कहा जाता है, तो ये नॉन बॉन्डिंग, 2 नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, और नॉन बॉन्डिंग मींस 2 नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, ठीक है। और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल होता है। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल है, ये आप पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, कुछ केसेस में होते हैं, तो यहाँ एक्सेप्शनल ज़्यादा चलता है। मॉलिकुलर सॉलिड के केस में वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर यहाँ मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, और जैसे सॉलिड CO2 इसका एग्जांपल हो सकता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कम होता है क्योंकि इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इनको अगर फर्दर क्लासिफाइड किया जाए तो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में आप CO2 सॉलिड CO2 का एग्जांपल दे सकते हैं, सॉलिड CO2 का SO2 का एग्जांपल दे सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर और मॉलिकुलर सॉलिड गैप में आप आइस का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आप मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं तो मेटालिक सॉलिड क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फ्री क्लाउड सिस्टम पर काम करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिस्टम पर काम करता है। ये स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैलिएबल होते हैं नेचर में और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से ये मैलिएबल होते हैं। तो इस तरीके से हमने आज सॉलिड का इंट्रोडक्शन पढ़ा, और किस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप लोगों को हो सकता है आगे बताऊं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।